हेलो दोस्तों, बी नेक्स्ट बैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 2019 की हार्दिक बधाइयाँ। और बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा कि अब इस बार 2019 में हमें बैंक में सिलेक्शन लेना ही है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जिन्होंने अभी अभी तैयारी चालू करने के बारे में सोचा होगा, मतलब जिन्होंने सोचा होगा कि आज 1 तारीख है, नया साल है और हमें तैयारी चालू करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SBI PO जो कि 2019 में होने वाला है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो सभी बातें डिस्कस करेंगे कि जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, ऐसे कौन से टॉपिक्स होना चाहिए पढ़ना चाहिए, और जो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लीव करना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SBI PO जो 2019 है उसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो आप देख सकते हो कि 2016 जो हुआ था उसमें वो आया था जुलाई के स्टार्टिंग में। मींस जो प्री एग्ज़ाम की डेट थी ये थी 2nd, 3rd, 9th एंड 10th जुलाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2017 में तो ये थोड़ा जल्दी हो गया था। तो मतलब अप्रैल में 29-30 अप्रैल को, मतलब अप्रैल एंड में ये हुआ था। और अगर हम 2018 की बात करें तो ये थोड़ा प्रॉब्लम में था, वो मेंस के मार्क्स का कुछ केस हो गया था तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था। तो ये है 1st, 7th और 8th जुलाई, मतलब स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। इन दोनों ईयर को देखें तो ये सेम ही है। लेकिन बहुत से लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि मतलब इसका मतलब तो पेपर जो है जुलाई या जून में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करके रखें। हो सकता है कि नोटिफिकेशन अप्रैल में हो जाए, क्योंकि पिछले साल वो मेंस के जो मार्क्स थे क्वांट में उसको लेकर कुछ केस हो गया था, इस चक्कर में वो हो सकता है कि लेट हो गया हो पेपर। लेकिन इस साल ऐसा ना हो सकता है कि आपका अप्रैल में आ जाए। तो आपके पास अभी अभी 3 महीने हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर आप इसमें प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो वो एक तरीके से अपने लिए एडवांटेज भी है कि अगर जून जुलाई में होता है तो एडवांटेज है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान न दो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो है अप्रैल में होगा। तो इससे आप थोड़ा आपकी जो तैयारी रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो ये है नोटिफिकेशन के बारे में। फिर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मतलब 40 मिनट के करीब पहुँच जाएगी। तो वो जो सिलेबस है हर एक सेक्शन का, या क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये मेरे चैनल की, यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, स्ट्रेटेजी हैं। तो ये सिलेबस की वीडियोज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वांट का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, ये 17 मिनट का है, और ये रीजनिंग का, फिर ये इंग्लिश का। तो अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर से होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स होना क्या चाहिए। एक्चुअल स्ट्रेटेजी यहाँ से चालू होती है। तो सबसे पहले आपको करना है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, टेंसेज और इम्पॉर्टेंट नंबर्स इन क्वांट एंड वैदिक ट्रिक्स। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आता है आपका 20 to 25 मार्क्स का। रीजनिंग में अगर आप कुछ पढ़ के ना जाओ, लेकिन अगर ये टॉपिक पढ़ के जाते हो तो मीन्स आपका प्री तो सिक्योर है। तो अगर आपने इस पे कमांड बना ली तो रीजनिंग सेक्शन क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरा बात है टेंसेस। इंग्लिश में टेंसेस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे और आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, वो कह क्या रहा है, तो थोड़ा रीडिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वो है टेंसेस। और तीसरी है क्वांट में इम्पॉर्टेंट नंबर इन क्वांट होते हैं, वैदिक ट्रिक्स होती हैं, जैसे कुछ 22 का क्यूब कितना होता है, और 4 की पावर 5 कितना होता है। ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं कि 1/21 की वैल्यू कितनी होती है, 4.76 होती है। इस तरीके से इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों चीज़ों पे सबसे पहले आपको ध्यान क्यों देना है। अगर आपने तैयारी चालू की है तो
इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये है प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स फॉर बिगिनर्स। तो अब हम बात करते हैं ऐसे क्वांट में कौन से टॉपिक है जिनको आपको सबसे पहले ध्यान देना है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पाइप्स एंड सिस्टर्न है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं अगर आपने इन पे कमांड बना ली तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड वैदिक ट्रिक्स। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कि वैदिक ट्रिक्स कुछ होती हैं कि जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है या फिर 105 का क्यूब निकालना है, तो किस तरीके से निकाला जाए। तो आपको इसी सीक्वेंस में आपको बिल्कुल करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड वैदिक ट्रिक्स। फिर है आपको नंबर सीरीज़, फिर ये मैथमेटिकल इनइक्वलिटी, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई या फिर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये है अरिथमेटिक पोर्शंस। अरिथमेटिक पोर्शन में तो वैसे 18 to 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि डीआई में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं। तो अगर हम बात करें कौन से टॉपिक हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन डीआई में बहुत काम आएगा। एवरेज, बहुत सारे क्वेश्चंस तो डीआई में एवरेज की मदद से हो जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आजकल डीआई पूछे जाने लगी है। तो इन चैप्टर्स पे आपकी अच्छी खासी कमांड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसकी तैयारी कीजिए, इन टॉपिक्स पे कमांड बनाइए। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, उन टॉपिक्स पे आप बाद में समय मिले तो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आपको थोड़ा एक एडवांटेज रहेगा कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। फिर है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है इनइक्वलिटी, तीसरा सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे तो ये 20 to 25 मार्क्स का आता है और ये मिसलेनियस पार्ट में आता है, कभी 5 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो इन पर भी आपको ध्यान देना है, सीक्वेंस आपको यही रखना है। तो ये है रीजनिंग में प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स। फिर हम बात करें, वैसे रीजनिंग में और भी टॉपिक्स होते हैं जैसे मशीन इनपुट आउटपुट होता है, डेटा सफिशिएंसी होता है, लेकिन उन पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है। वो टाइम बचेगा अगर आपके पास तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक को कर दिया तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। फिर है इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करना है, लेकिन रीडिंग करने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप टेंसेस को कवर कीजिए, फिर उसके बाद आप रीडिंग चालू कर दीजिए। तो और ये है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो वोकेबलरी है लोग रटते हैं 2-2 घंटे और ग्रामर रूल्स रटते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि एसएससी की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं जिसमें वोकेब और ग्रामर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें तो आपका डेली शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप तैयारी चालू कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने कहा कि आपको सबसे पहले अपने पजल्स के कंसेप्ट, कैलकुलेशन में जो ट्रिक्स होती हैं उनके कंसेप्ट और टेंसेस का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके आप इस शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। तो मैंने जो पहले आपको बताया स्टार्टिंग में ये आपको कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को आपको 1 वीक के अंदर ख़त्म कर लेना है। 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 2 दिन में हो जाएंगे। टेंसेस 1 दिन लगेगा और इम्पॉर्टेंट नंबर्स 2-1 दिन में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 1 वीक में आपका ख़त्म हो जाएगा, तब जाके आप इस शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। तो शेड्यूल ये है कि आपको सबसे पहले डेली उठते से रीडिंग करना, 1 आवर रीडिंग, इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया जब तक टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आर्टिकल्स आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यह आपको 1 आवर रीडिंग करनी है। फिर है आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो वो जो मेरी वीडियो है कि मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्लैंक शीट टेक्निक के बारे में बताया है।
तो मैंने पहले नंबर्स लर्न करने पे इतना एम्फेसाइज इसलिए किया था क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको आप यहाँ यूज़ कर पाओगे। तो आपको डेली 1 आवर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप सिंप्लीफिकेशन के 500 क्वेश्चंस लेके बैठ गए, उसमें कोई यूज़ नहीं होता है कैलकुलेशन का। दरअसल आप वहाँ पे कुछ सीखते नहीं हो, वहाँ पे तो आप ट्रिक्स लगाते हो, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो उस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो 1 आवर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। जो मन में रैंडम नंबर आए 57 × 47 उसको मल्टीप्लाई करो और चेक करो कैलकुलेटर से। फिर 1 आवर आपको पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको 2-3 दिन में इसके कंसेप्ट क्लियर करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो बैंक एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का पेपर होता है पूरी रीडिंग पे बेस्ड होता है। मींस 35 में से 13 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ रीडिंग से पार्ट से पूछा जाता है। क्वांट में आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और आपको सारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वलिटी, लेकिन जब तक आपको पजल का नॉलेज नहीं है तब तक आपके लिए रीजनिंग सेक्शन को क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली डेली आप 3 आवर इनको दे रहे हैं, मींस आप मतलब 70 to 75 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको डेली बेसिस पे करना है ये चीज़ें, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, ये आपको डेली बेसिस पे करना है 3 आवर। फिर उसके बाद है आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है। मान लीजिए कि आज आपने उठाया सिलोजिज्म, फिर उसके बाद उठा लिया टाइम एंड वर्क। तो मैंने जिस सीक्वेंस में आपको बताया है कि आप जिस भी तरीके से फॉलो कर रहे हो, कि आप पहले रीजनिंग की तैयारी चालू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि पहले आपने इनइक्वलिटी उठा लिया, फिर अगले दिन सिलोजिज्म, फिर कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग। तो जितना भी आपको टाइम बचता है, तो यहाँ पे आपको हो गए 3 आवर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 आवर। अब आपके पास बचते हैं 2 या 3 घंटे। तो 2 या 3 घंटे में आप मतलब कोई भी एक टॉपिक पकड़ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन कोई भी टॉपिक को आपको 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। लोग क्या करते हैं, एक मोटी सी बुक उठा लेते हैं, 150-200 क्वेश्चंस लगाने बैठ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करना है। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इससे क्या डिसएडवांटेज है। आपको उस चैप्टर के सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करना है। तो 3 दिन इनफ होते हैं। मतलब एक दिन में अगर आप 3 आवर भी दे रहे हैं, मतलब 3 दिन में 9 आवर बहुत है, सफिशिएंट है। तो ये हो गया। तो अभी हमने देखा कितना हो गया, ये 3 आवर हो गया है और ये 3 आवर हो गया है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 घंटे हो गए। फिर उसके बाद है आपको हाफ़ आवर करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो टोटल हो गए 6.5 आवर। हो सकता है कि आपको कोई सा जो टॉपिक हो बहुत, सॉरी 1 मिनट, हो सकता है कि कोई जो टॉपिक हो वो बहुत ही बड़ा हो, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया या फिर कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो सकता है 3 की जगह बहुत ज़्यादा दिन लग जाए। हो सकता है कि आप उसको नंबर ऑफ़ आवर्स हैं आपको डेली ज़्यादा देना पड़े। फिर भी आपको डेली 8 आवर स्टडी तो करनी है। तो उसमें से अगर आपने यहाँ पे 3 आवर दे दिए, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 4 आवर दे दिए और यहाँ पे हाफ़ आवर भी दे रहे हो, तो आपका 7.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे करना है। 3 आवर आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपको जितना भी आपका टाइम बचे उस हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ना है मैक्सिमम 3 डेज़ तक, और फिर करंट अफेयर्स करना है। मॉक टेस्ट की बात करें तो बिगनर्स के लिए मॉक टेस्ट अभी आपको लगाना नहीं है। पहले आपको 2 मंथ्स तक जितना भी आपको समय लगे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। हर एक चैप्टर का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लगे कि आप उस स्थिति में आ गए हैं, तब जाके आपको मॉक टेस्ट को देना है। तो ये है डेली शेड्यूल। तो बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है कि हमें कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करना चाहिए। तो बिगनर्स के लिए मॉक टेस्ट जो है वो है ग्रेड अप और दूसरा है अड्डा। लेकिन अगर आप एडवांस्ड प्लेयर्स हैं, आपको 1 साल हो गया है, 1.5 साल, 2 साल, उस स्थिति में आप ओलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 2 मॉक टेस्ट, ये 4 मॉक टेस्ट हैं जो कि अच्छे हैं। अगर हम बात करें और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है।
कुछ लोग होते हैं कि वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट से तैयारी चालू करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, फिर आपको साइमल्टेनियसली स्टडी करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहले है ना रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, फिर उसके बाद क्वांट पढ़ेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि एक समय पे आपका एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में 2 महीने लग गए, फिर आप नेक्स्ट उठा रहे हो, फिर 2 महीने, फिर 2 महीने, इस तरीके से आपका 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए कि इन 6 महीने के बीच में कोई एग्ज़ाम आ जाए, कोई सा भी, तो आप उस एग्ज़ाम को दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी तो अभी एक ही सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट। तो आप पेपर देने भी जाओगे तो आपने जो सब्जेक्ट छोड़ रखा है उसके बारे में एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है। आपको डेली बेसिस पे रोज़ क्वांट पढ़ना है, रोज़ रीजनिंग पढ़ना है, रोज़ इंग्लिश पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका तीनों चीज़ें 50-50% कवर होती जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका तीनों सब्जेक्ट का एक साथ नॉलेज चेक हो जाएगा। जहाँ की आप पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं कि वहाँ की आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का चेक हो रहा है। तो इस तरीके से आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले ये बात करें, प्री के लिए आपको प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। पहले आप प्री क्लियर कीजिए, प्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। प्री एक बार उस कंडीशन में जाए कि आपका प्री निकलने लगे, फिर उसके बाद आप मेंस के बारे में सोचिए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम मेंस की तैयारी चालू कर देते हैं। हम मशीन इनपुट आउटपुट चैप्टर उठा लेते हैं और फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन लगाने लगते हैं। मतलब आपको प्री के जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना, मेंस के जो टॉपिक हैं उन पे बाद में ध्यान देना। फिर है कि आपको है ना कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब इतना भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि पीएचडी करना है। आपको उतना पढ़ना है कि जितना आपका काम चल जाए, कि मीन्स के यू शुड हैव नॉलेज ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग बट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होनी, मतलब जैसे बैंक का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप पूरे सिलेबस पे के जो टॉपिक्स हैं उन पे पीएचडी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो कि जितने भी इतने सारे जो टॉपिक्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज रख लो कि इसका आपको पता है, टाइम एंड वर्क का थोड़ा पता है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का पता है आपको थोड़ा थोड़ा। तो सब चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बैठे नहीं रहोगे आप, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, क्योंकि आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होना चाहिए जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। जैसे सिलोजिज़म अगर एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स का आता है, तो उसको बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए उसका। तो सारे टॉपिक्स का आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स होना चाहिए जिनका आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको काम चलाओ स्टडी करनी है, ये नहीं कि पीएचडी कर रहे हैं। मिनिमम आपको 8 आवर स्टडी तो करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि जो एडवांस्ड प्लेयर हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इतना सब कंसेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो बस मॉक टेस्ट देना है और वीडियोस देखना है और इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन आपको तो पहला जो आपका काम है वो है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बहुत से लोग हैं कि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि हाँ भाई अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी करेंगे, तो वो इंजीनियरिंग मेंटेलिटी रहती कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तरह लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि ये बैंक एग्ज़ाम्स में आरबीआई ग्रेड बी के बाद सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसकी जो वैकेंसी आती हैं 2000, और उसमें भी जनरल, ओबीसी और एसटी एससी उस तरीके की वैकेंसी होती है, तो बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अगर हम बात करें क्लर्क एग्ज़ाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे तो बहुत ही हाई रहते हैं। तो कम से कम 3-4 मंथ तो आपको चाहिए। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करें, अभी से तैयारी चालू कर दें। तो 1 जनवरी है इसलिए मैं वीडियो लाया हूँ, तो तैयारी चालू कर दें। फिर उसके बाद है यूज़ दिस विंटर ज्यूडिशली। अब ये ऐसा मौसम होता है जिसमें सबको नींद आती है, लेकिन मेरे अंदाज से ये अच्छा मौसम है, क्योंकि गर्मी में तो आप वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे। तो कम से कम इस जो विंटर है इसको आप जुडिशली यूज़ कीजिए, ढंग से यूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। गर्मी के मौसम में पसीना आता रहता है और एसी तो होता नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस मौसम में आप चादर ओढ़ के पढ़ाई कर सकते हो। तो आप इस विंटर मौसम को जुडिशली यूज़ कीजिए अपनी स्टडी के लिए। तो ये कुछ चीज़ थी। तो
जो आपको ध्यान में रखना है। आने वाली वीडियो में बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो ये आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। ये तो पुराना है, लेकिन अभी भी मैंने बहुत सारी नई वीडियोज़ डाल दी हैं कि कैलकुलेशन स्पीड को किस तरीके से इम्प्रूव करें, हाई लेवल पजल्स का सोर्स कहाँ है, कहाँ मिलेंगी हमें। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि जनरल एस्पिरेंट्स के डाउट रहते हैं। तो आपने मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू।